लेसन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह अपना प्रोजेक्ट कैजुअल मैनेजमेंट वाला नॉलेज एरिया वो शुरू करेंगे। और अगर मैं अभी तक की जो चीज़ें हमने कवर कर ली हैं वो उसको समराइज करूं तो वो ये है कि 3 चैप्टर्स हमने पढ़े थे। और पहला चैप्टर था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू पीएमआई, पीएमपी और ओवरऑल जो पीएमबीओ की है इसकी बात की थी। फिर हमने थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ आए और उसमें हमने देखा कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को देखा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देखा, प्रोग्राम मैनेजमेंट को देखा, गवर्नेंस के प्रोसीजर्स को देखा, फ्रीक्वेंटली यूज टूल्स एंड टेक्निक्स को देखा कि ये टूल्स एंड टेक्निक्स इस तरह ग्रुप हुए हैं एंड सो ऑन, प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल है, स्पॉन्सर क्या है, इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी। एंड देन लेटर ऑन हमने एक दफ़ा पूरे का पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है लाइक इनिशिएटिंग से लेकर क्लोजिंग तक वो हमने सारा के सारा देखा। फिर हमने कहा कि अब हम टाइम इसका अराइव कि जी हम फर्दर एक एक नॉलेज एरिया को डिटेल में पढ़ सकती हैं। जिसमें पहला नॉलेज एरिया हमारा था प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। मैंने आपको ये एज फॉर्मली एज अ नॉलेज एरिया नहीं पढ़ाया, बट अगर आप देखें तो डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर की बहुत सारी चीज़ें आप कवर, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की आप ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। और क्लोज प्रोजेक्ट फेज की भी आप सारे स्टेप्स जो है ना वो कवर कर चुके हैं। सिर्फ ये कि डायरेक्ट मैनेज प्रोजेक्ट वर्क और ये नॉलेज मैनेजमेंट वाला, देन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का आपको जर्नल आइडिया है, इसी तरह इंटीग्रेटेड चेंज मैनेजमेंट वाले का जर्नल आइडिया ज़रूर है, बट इनको हमने डिटेल में पढ़ना है। बट वी सेड कि यार पहले हम सारे नॉलेज एरियाज पढ़ाएंगे और फिर देखेंगे कि यार किस तरह ये नीचे वाले तमाम चीज़ों को ऊपर इंटीग्रेट किया जाता है इसमें, तो इसलिए हमने ये आखिर पे ये वाला नॉलेज एरिया पढ़ेंगे। फिर हमने स्कोप का पढ़ा और कल हमारा ये स्कोप वाला नॉलेज एरिया कंक्लूड हो गया। आज हम स्केजुलिंग वाला शुरू करेंगे। इफ यू रिमेंबर आई हैड टोल्ड यू कि 3 मेजर बेस लाइंस जो है, 3 ही बेस लाइंस है जो बनती है। एक हमारे पास स्कोप बेस लाइन है और दूसरी हमारे पास कैजुअल बेस लाइन है और तीसरी होगी कॉस्ट बेस लाइन। इन तीनों को मिला के हम अपने एक टर्म यूज करते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेस लाइन। बेसिकली हमारी जो मेजर जो मेन परफॉर्मेंस जो है वो हम इन 3 बेस लाइन से चेक करें, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं। कंट्रोल के सारे प्रोसेसेस हैंगे कि हम अपनी परफॉर्मेंस को चेक करें, बट 3 बेस लाइंस हैं जिनको हम देखते हैं। विल टॉक अबाउट एंड विल कीप टॉकिंग अबाउट दिस बेस लाइन थ्रू आउट दिस कोर्स और आपको आहिस्ता आहिस्ता इस पर फर्दर क्लैरिटी आती जाएगी इंशाल्लाह। सो विद दिस लेट्स हैव अ क्लोजर लुक ऑन दिस स्केड्यूल मैनेजमेंट नॉलेज एरिया। लाइक एनी अदर नॉलेज एरिया, ये नॉलेज एरिया भी स्टार्ट होता है विद प्रिपेयरिंग मैनेजमेंट प्लान फॉर दिस स्पेसिफिक नॉलेज एरिया। सो जैसे हमने स्कोप मैनेजमेंट का एक प्लान बनाया था और यहाँ पे एक्चुअल में 2 प्लान बने थे, एक स्कोप मैनेजमेंट प्लान और एक रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। अच्छा, ये मैं बार बार इंटेंशनली रिपीट करता हूँ, इससे आपने इरिटेट नहीं होना। समटाइम्स होता ही है कि लाइक आपसे कुछ बातें जो है ना स्किप हो जाती हैं और जैसे जैसे हम आगे नॉलेज एरियाज में बढ़ते जाएंगे तो पिछली बातें देयर इज अ चांस कि भूल जाए। तो मैं खुद इंटेंशनली रिपीट करता हूँ, ऑल्दो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट मकसद उसका ये है कि आपको ये बातें लिंक जो है ना ये बना रहे, ये लिंक ना टूटे और बार बार रिवाइज होती रहे। सो यहाँ पे हमारे पास प्लान्स बने थे। क्लैक रिक्वायरमेंट के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन निकाली थी और दूसरा मेरे पास रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स थी। ठीक है, और इसमें हमने आपको याद है कि सारी रिक्वायरमेंट्स को एनलिस्ट किया था रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन में और उनको प्रायोरिटाइज कर लिया था। फिर हमने स्कोप स्टेटमेंट बनाई थी डिफाइन स्कोप प्रोसेस में, और फिर हमने इस स्कोप स्टेटमेंट में देखा कि कौन से काम हम खुद कर सकते हैं। जो खुद कर सकते हैं उनको तो हमने फर्दर ब्रेक डाउन किया और जो आउटसोर्स करने हैं वो आगे हमने प्रोक्योरमेंट नॉलेज एरिया जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा उसमें भेज दिए। अब जो चीज़ें हमने खुद कर सकते हैं उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे और ब्रेक डाउन करते करते जो लोएस्ट लेवल मेरे पास आएगा उस लोएस्ट लेवल का नाम हमने रखा, लोएस्ट लेवल पे जितने भी वो ब्लॉक ऑफ वर्क थे या वर्क एलिमेंट्स थे उनको नाम हमने दिया था वर्क पैकेजेस का। वर्क पैकेजेस को हमने कहा था कि WBS में लोएस्ट एलिमेंट ये होगा। और दूसरी एक चीज़ बनी थी WBS डिक्शनरी। स्कोप स्टेटमेंट WBS एंड WBS डिक्शनरी मिला के हमने कहा वी विल कॉल इट एज अ स्कोप बेस लाइन। यहाँ तक मतलब ये सारा प्लानिंग की बात करें, बाकी तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में हुआ। फिर हम इधर आए और इधर हमने जो है स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान बनाया जिसमें हमने अपना पूरा का पूरा प्लान डिफाइन किया कि यार हम किस तरह इन वर्क पैकेजेस को इन वर्क पैकेजेस को हम एक्टिविटीज में फर्दर ब्रेक करेंगे। हम ये देखेंगे कि हर वर्क पैकेज को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज दरकार है। इसके अंदर जो बुनियादी चीज़ है वो आपने ये याद रखनी है कि कोशिश हम ये करते हैं आइडियली कि वो लोग उस वर्क पैकेज को ब्रेक डाउन करें जिन्होंने एक्चुअल में इस वर्क पैकेज को कंप्लीट करना है, क्योंकि उन्हें ही पता होगा कि यार डिटेल्ड एक्टिविटीज कौन कौन सी चाहिए।
कोई दूसरा बंदा करेगा तो देयर इज अ चांस कि बहुत सारी एक्टिविटीज मिस हो जाएं, लेकिन जो लोग खुद उस पर काम करते हैं हम चाहेंगे कि वो ब्रेक डाउन करें। हाउएवर, अगर आप ओवरऑल जो हमने फ्लो पढ़ा हुआ है उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्लानिंग के अंदर, जो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आपको याद होना चाहिए, अगर आप वो याद करें प्लानिंग के अंदर, तो हम क्या करते थे, हम कहते थे कि यार यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी डेवलपमेंट अप्रोच फाइनल करेंगे कि हमने प्लान ड्रिवन रखनी है या चेंज ड्रिवन, उसके मुताबिक, ताकि बाकी चीज़ें प्लान हो सके। और दूसरा हमने कहा था कि हमने अपना प्रोजेक्ट का जो लाइफ साइकिल है वो बता देना है। और फिर हमने कहा हाउ टू प्लान वाले सारे पार्ट बनेंगे। अच्छा, एट दिस स्टेज अभी हमारे पास प्रोजेक्ट की टीम आई नहीं है। प्रोजेक्ट की टीम आएगी यहाँ पे, अगर आप कहीं देखेंगे ना आगे चल के, रिसोर्स मैनेजमेंट वाला। तो यहाँ पे हम रिसोर्सेज का एस्टिमेट करेंगे और देखेंगे कि हमें हर एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए। तो अभी तो एक्टिविटीज ही नहीं बनी तो टीम कहाँ से आएगी। अब ये रिसोर्सेज का एस्टिमेट होगा और टीम अगर आप देखें तो यहाँ पे आती है, जहाँ पे हम उस टीम को एक्वायर करते हैं। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो जैसे हम मटेरियल लेते हैं, जैसे हम प्लान पूरा भर लेते हैं, हमें ये मटेरियल चाहिए होगा, ये इक्विपमेंट चाहिए होगा, ये मशीनरी चाहिए होगी, और इसी तरह हम यहाँ पे कहते हैं ये ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगी, लेट्स से। जब वो सारी चीजें रेडी हो जाती है तो फिर हम कहते हैं कि यार नाउ टाइम इज कम कि वो चीजें एक्वायर की जाए, चाहे वो चीजें हो, चाहे इक्विपमेंट हो, चाहे आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू प्रोक्योरमेंट हो रहा हो, चाहे फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन किसी और डिपार्टमेंट से हम मंगवा रहे हो चीजें, और यह चाहे हम एचआर डिपार्टमेंट से ह्यूमन रिसोर्स ले रहे हैं या चाहे बाहर से ले रहे हैं, बट वो टीम हमें यहाँ पे मिलेगी। बट प्लानिंग के लिए हम कहते हैं कि यार कम से कम हम वो टीम मेंबर्स तो आइडेंटिफाई कर लें, जिसको हम प्लानिंग टीम का नाम देते हैं, वो टीम मेंबर्स तो आइडेंटिफाई कर लें जो अपने अपने एरिया के बारे में जानते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक घर की कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट करना है, तो आपके ख्याल में आपको बुनियादी तौर पे किन किन फील्ड के एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे। एक आपको आर्किटेक्ट डिजाइन से रिलेटेड बंदा एक्सपर्ट चाहिए होगा, एक आपको मे बी सिविल वर्क से रिलेटेड बंदा चाहिए होगा, एक आपको इलेक्ट्रिकल वर्क से रिलेटेड बंदा चाहिए होगा, एक आपको प्लम्बिंग से रिलेटेड, एक वुड वर्क, और एक कोई पेंट का एक्सपर्ट। जनरली अगर मैं कहूँ तो ये 3-4 लोग होंगे जिनकी मदद से आप पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ब्रेक डाउन कर सकते हो। ऑल दो इसके अंदर बहुत सारे लोग और भी काम करेंगे जो टीम मेंबर्स हैं, वो टीम मेंबर्स तो बाद में आएंगे। एट दिस स्टेज हम इनके मैनेजर्स को, इन डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स को, असिस्टेंट मैनेजर्स को, डायरेक्टर्स को, डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड लेवल ऑफ द प्रोजेक्ट, उन लोगों से मैं एक्सपर्टीज, और अगर मेरे पास कोई नहीं है तो मे भी मैं की एक्सपर्टीज बाहर से भी एक्वायर कर लूँ, शुरू में ही कंसल्टेंट जो है वो अपने साथ रख लूँ और उसे कहूँ कि वो मुझे ये काम करके दे। या फिर आपके पास पीएमओ के पास कोई पुराने प्रोजेक्ट्स के अंदर ये चीजें प्लान हुई हुई हो तब, वगैरह वगैरह। बट अल्टीमेटली एट दिस स्टेज यू शुड रिमेंबर कि आइडियल केस तो ये है कि वो लोग खुद आके प्लान करें, अपनी एक्टिविटीज को ब्रेक करें जिन्होंने उस पर काम करना है, बिकॉज दे नो अबाउट इट मच बेटर देन अदर्स। लेकिन अगर वो नहीं है, जो कि इस स्टेज पे वाकई नहीं होंगे, तो एटलीस्ट ऐसे लोग जो इस बारे में जानते हों, उन एक्सपर्ट से मैं ब्रेक डाउन कराऊं, खुद से ना करूं। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आई नीड टू नो हायर सर्टेन पीपल, जिसको हम कह रहे थे हायर से मुराद ये कि हमारी जो प्रोजेक्ट टीम है उनसे ले लूं। अच्छा, इसके अंदर इवन अगर मेरे पास कोई और नहीं है और मैं अपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं देखता हूँ एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जिसने ऑलरेडी ऐसा प्रोजेक्ट किया हुआ, तो मैं उसका भी एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकता हूँ। या मैं कहता हूँ यार वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक बंदा है जो इलेक्ट्रिकल काम करता रहता है, मैं उससे जाके एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकता हूँ। ठीक है। अब सो दैट मीन्स कि मुझे मेन पॉइंट ये है कि उन लोगों के जरिए ये एक्टिविटीज ब्रेक डाउन करवानी है जो उस बारे में जानते हो या उसके ऊपर काम करेंगे एक्चुअली। अच्छा, जब मेरे पास ये डिफाइन एक्टिविटीज होती है ना, तो मेरे पास 2-3 चीजें आती हैं। एक तो आती है, एक एक्टिविटी की लिस्ट आती है। ठीक है। अब वो लिस्ट क्या होगी, बेसिकली अगर मैं देखूं तो मेरा जो WBS का सबसे नीचे वाले डिफरेंट वर्क पैकेजेस हैं, उनको मैंने कहा कि एक वर्क पैकेज के मैनेजर के हवाले मैंने हर वर्क पैकेज कर दिया है। ये मैनेजर इस वर्क पैकेज को देखेगा, ये वाला मैनेजर इस वर्क पैकेज को देखेगा, एंड सो ऑन। और फिर हर हर वर्क पैकेज को हम फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, तो मुझे एक एक्टिविटीज की लिस्ट मिलती है। ना सिर्फ ये लिस्ट, मतलब ये सिर्फ एक्टिविटीज के नाम नहीं होते, बल्कि उन एक्टिविटीज के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन हम साथ रखते हैं। वो इंफॉर्मेशन राइट इन द बिगिनिंग आपको शायद अभी ना पता हो, लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे तो हम वो लिस्ट के अंदर डिटेल ऐड करते जाएंगे। मसलन यहाँ पे एक एक्टिविटी है ए, इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन कितना है अभी मुझे नहीं पता,
इस एक्टिविटी को रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट कितनी है मुझे अभी नहीं पता। ये एक्टिविटी किस एक्टिविटी से पहले होगी और इसके बाद कौन सी एक्टिविटी होगी, इसको हम कहते हैं इस एक्टिविटी की सक्सेसर एक्टिविटी, यानी कि इससे पीछे वाली कौन सी होगी, और इस एक्टिविटी की प्रीडिसेसर एक्टिविटी यानी कि इसके बाद वाली वो क्या होगी। तो ये भी मुझे अभी नहीं पता। अच्छा, उसके बाद ये भी मुझे नहीं पता कि इस एक्टिविटी के ऊपर कोई लीड या लैग लगा हुआ। अब ये लीड और लैग, अगर आपने पहले से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं पढ़ी हुई तो लीड और लैग की टर्म जो है ना वो आपको इस स्टेज पे समझ नहीं आएगी। बट जनरली मैं आपको एक छोटा सी चीज बता देता हूँ, और ये हम पढ़ेंगे स्केजुलिंग नॉलेज एरिया में, ये दोनों टर्म्स। लीड का मतलब ये होता है कि लेट्स से एक एक्टिविटी ये ए है और ये 5 दिन इसने लेने हैं, और दूसरी एक एक्टिविटी बी है जो बाद में 5 दिन के बाद स्टार्ट होनी है, और इस एक्टिविटी पे 4 दिन लगने हैं लेट्स से। अब हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर अगर मैं इस तरह एक्टिविटीज करता रहूं तो देयर इज अ चांस, समटाइम्स ऐसा होता है कि मेरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बढ़ रहा होता है, लेट हो रहा होता है, तो मैं कहता हूं कि यार इस एक्टिविटी को थोड़ा सा एक ही पैरेलल में स्टार्ट कर दो। लाइक अगर मेरा ये एक रूम है और इस रूम की छत, दीवारें, ये सारी मैंने ना पॉलिश करनी है, और सॉरी वो पेंट करना है, और उससे पहले यहाँ पे जो प्लस्तर हुआ है उसका ड्राई होना लाजमी है ना। आइडियली तो यही होना चाहिए कि ये पूरा रूम प्लस्तर हो जाए, फिर 1-2 दिन वेट करें, ड्राई हो तो फिर हम करें। बट अगर मुझे बहुत ही इमरजेंसी है तो व्हाट आई वुड डू, मैं मे बी अभी 2 साइडें जब पेंट हो जाए और मुझे लगे कि ये ड्राई हो गया है, सॉरी प्लस्तर हो जाए और मुझे लगे कि यार ड्राई हो गया, अभी बाकी 2 पे काम चल रहा है, मैं इन पैरेलल पार्शली यहाँ पे ये काम शुरू कर दूं। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ प्लस्तर ने 5 दिन में होना है, और उसके बाद आई वुड लाइक कि 2 दिन का मैं यहाँ पे लैग ऐड करूं, 2 दिन का गैप दूं, तो वो उसको हम लैग कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम पेंट वर्क स्टार्ट करेंगे। तो मेरे स्केड्यूल के अंदर 5 दिन ये, 2 दिन ये लैग हो गया, और 4 दिन ये। लेकिन अगर मुझे इमरजेंसी मची हुई है, जल्दी है, तो मैं ये लैग भी खत्म करूंगा, और मे भी मैं कहूंगा कि यार ये 5 दिन नहीं, 2 या 3 दिन के बाद ही पेंट साथ साथ शुरू कर दो। अब ये जो मैंने 3 दिन पीछे शिफ्ट कर दिया, इसको हम कहते हैं लीड। तो हो सकता है किसी एक्टिविटी पे आपको लीड अप्लाई करना पड़े, किसी को लैग अप्लाई करना पड़े, ये हम पढ़ेंगे सारा। बट ये इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे नहीं है अभी एट दिस स्टेज। जब फर्स्ट टाइम एक्टिविटीज की लिस्ट बनती है तो उस लिस्ट के अंदर हम करते गए, हम उस एक्टिविटी का कोई आईडी दे देते हैं। आईडी कैसे होगा, लाइक अगर मेरा वर्क पैकेज था 1.1.1.6 या समथिंग, इस वर्क पैकेज के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है, हो सकता है मैं उसको यूं नंबर दूं 1.1.1.6, ये तो हो गया वर्क पैकेज नंबर, और उसके बाद पहली एक्टिविटी है तो 1, दूसरी एक्टिविटी है तो 2, ताकि मुझे ये भी पता चलता रहे कि यार ये एक्टिविटी किस वर्क पैकेज से रिलेटेड है, वो जो WBS में। ठीक है, तो आपको एक उस एक्टिविटी का एक यूनिक आइडेंटिफायर देते हैं। जैसे वर्क पैकेज का एक यूनिक आइडेंटिफायर था, जैसे उससे ऊपर प्लानिंग पैकेज का था, या कंट्रोल अकाउंट का था, या डिलीवरेबल्स का था, हर को मैंने एक नंबर दिया था। बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पे एक नंबर दे देते हैं। अच्छा, तो शुरू में तो हो सकता है कि सिंपली मेरे पास एक्टिविटी हो, और ये भी हो सकता है कि जब ये एक्टिविटी कर रहा हूं तो वहां पे डिस्कशन के दौरान मुझे ये भी पता चलो यार एक चीज याद रखनी है कि पहले फलां काम करना है। हो सकता है कुछ एक्टिविटीज ऐसी हो जिसमें मैं स्पेसिफिकली बता दूं, या उसने बताया हो, आपको चार्टर के अंदर लिखा हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जनरली अगर मुझे लेट्स से 6 स्टोरीज प्लाजा बनाना है, जिसके बेसमेंट में शॉप्स हैं, ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे भी शॉप्स हैं, और उसके ऊपर फ्लैट्स बने हुए। अब आइडली ये होगा कि जी मैं पहले पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करूंगा, और उसके बाद सारे इलेक्ट्रिकल और वो काम करके, और फिर मैं उसकी फाइनल फिनिशिंग करूंगा। बट हो सकता है जिस भी हमारा क्लाइंट जो है वो ये चाह रहा हो कि भाई आपने ये जो शॉप्स वाला है ना फ्लोर, ऊपर वाले काम करने से पहले फिनिशिंग इसकी पहले करनी है। तो अब नॉर्मल प्रोसीजर तो कुछ और है, बट हो सकता है इस किस्म की कोई इंडिकेशन यहाँ पे मेरे पास आई हुई हो। तो ये जो डिपेंडेंसी अगर मुझे यहीं पे याद है तो मैं कर दूंगा, अदरवाइज मैं आगे अगला प्रोसेस अगर आप देखें सीक्वेंस एक्टिविटीज का, उसमें ये सीक्वेंस कर लूंगा कि कौन सी एक्टिविटीज पहले होनी है, कौन सी बाद में होनी है। ना सिर्फ ये कि लेट से इस वर्क पैकेज के अंदर 5 एक्टिविटीज है, 1 2 3 4 5, सिर्फ इस वर्क पैकेज की नहीं, मेरे पास तो WBS में बहुत ज्यादा वर्क पैकेजेस हैं, और हर हर वर्क पैकेज की एक्टिविटी को आपस में कंपेयर करूंगा। हो सकता है एक एक्टिविटी इस वर्क पैकेज की हो, एक एक्टिविटी इस वर्क पैकेज की हो, और एक इसकी हो, फिर शायद इसकी 3 इकट्ठी आ जाए, फिर अगले की 2 आ जाए, फिर मे बी इस तरह। तो ये पैरेलल, और ये भी हो सकता है 2 पैरेलल में शुरू हो जाए। तो डिफरेंट वर्क पैकेजेस की एक्टिविटी को हम सीक्वेंस करेंगे बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक्स। विल टॉक अबाउट दीज लॉजिक्स। बट एट दिस स्टेज हमारे पास क्या आ रहा है, जब मैं एक्टिविटीज डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं
इन एक्टिविटीज की एक लिस्ट बनाऊंगा। दूसरी एक और चीज मैं बनाऊंगा, मैं माइलस्टोन्स की लिस्ट बनाऊंगा। अब ये माइलस्टोन्स क्या है? माइलस्टोन्स ये हैं कि मैंने अपनी एक्टिविटीज को, सॉरी, मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर वो कौन से मेजर इवेंट्स हैं, वो कौन से मेजर या सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं जो अकर करेंगे तो मैं समझूंगा कि यार एक माइलस्टोन अचीव हो गया। फॉर एग्जांपल जनरली क्या है, मेरा घर जब उसका मैप वगैरह अप्रूवल हो जाएगा, मैं कहूँगा यार ये एक माइलस्टोन है। जब उसकी लेट्स से सारा फाउंडेशन जब ले हो जाएगी तो मैं कहूँ यार एक और माइलस्टोन अचीव हो गया। फिर आगे मैं कहता हूँ पहला लेंटर जब डलेगा, स्लैब डलेगी, तो मैं कहूँगा स्लैब की पोरिंग हो गया, ले जी एक और माइलस्टोन अचीव हो गया। सो इस तरह जब फिर सिविल वर्क कंप्लीट होगा, मैं कहूँगा यार एक और माइलस्टोन अचीव होगा। सो माइलस्टोन आपके प्रोजेक्ट के ऊपर वो मेजर सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं जो बताते हैं, कुछ इंडिकेट करते हैं अबाउट कि हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर कोई खास चीज या एक प्रोजेक्ट का खास हिस्सा कंप्लीट हो गया। माइलस्टोन्स भी मैं ये चाहूंगा कि माइलस्टोन की लिस्ट जो है वो भी आए। ये माइलस्टोन्स क्यों होते हैं? समटाइम्स ये माइलस्टोन्स मैनेजमेंट ऐड करवा देती है, खुद से ऐड करवाती है, ताकि उन्हें प्रोग्रेस पता चलती रहे कि यार ये काम हो गया, ये काम हो गया और ये काम हो गया, ताकि वो खुद प्रोग्रेस मॉनिटर कर सकें। इन माइलस्टोन्स के अलावा, अच्छा सॉरी, मैनेजमेंट एक और काम भी करती है कि यार आपने इस डेट तक, जैसे अभी मैं प्लाजा की एग्जांपल दे रहा था, मे भी उसमें वो कहे कि यार इन एनी केस 3 महीने के अंदर अंदर ये जो पहले 3 फ्लोर हैं ये कंप्लीट होने चाहिए। तो अब वो जो कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट 3 फ्लोर है, वो मेरे पास एक माइलस्टोन ऐड करवा दिया मैनेजमेंट ने। और सिर्फ ये नहीं कि मुझे उसने कहा है कि ये माइलस्टोन होगा, बट उसने साथ ये भी कर दिया कि भाई ये 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट होना है। समटाइम्स आपके प्रोजेक्ट के ऊपर बड़ा आपके पास खुला टाइम होता है, लाइक उसने मुझे कहा यार 12 मंथ्स में प्रोजेक्ट करना है, और मैंने जब अपने स्केड्यूल का एस्टिमेट लगाया मुझे लगा यार 10 मंथ्स में हो जाएगा ओवरऑल, तो मेरे पास बड़ा खुला टाइम है। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसने मुझे कहा कि भाई पहले 3 फ्लोर 3 महीने में ही करने हैं, बाकी फिर आप बेशक 8 महीने 9 महीने और लगे रहो और आप बाकी फ्लोर आराम से करो, बट पहले पे आप पे ये कंपल्सरी एक एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। इसको हम कहते हैं एक कंस्ट्रेंट इम्पोज कर दिया है। जो भी रिस्ट्रिक्शन हम पे लगती है उसको हम कंस्ट्रेंट का नाम देते हैं। तो उसने यहाँ पे एक मैनेजमेंट जो है माइलस्टोन ऐड कर देती है, और वो कंस्ट्रेंट के तौर पे बाज दफा आपके ऊपर आता है। उसका मैनेजमेंट की नजर में कुछ इंपॉर्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल अब क्लाइंट है, यहाँ पे कस्टमर है, वही हमारे लिए मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो कस्टमर ने शायद ये सोचा हो कि मैं पहले 3 फ्लोर जो है फिनिशिंग करा के रेंट पे चढ़ा दूंगा, और वो जो एडवांस वगैरह आएगा वो ऑब्वियसली मैं यूज करूंगा, वो जो ऊपर मेरा प्रोजेक्ट के ऊपर खर्चा होना है उसको पूरा करने के लिए। तो अब इस पर्टिकुलर केस में ये 3 महीने वाला इट्स वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर खुद भी कुछ माइलस्टोन्स दरमियान में ऐड कर सकता है। सो जब मैं एक्टिविटीज को डिफाइन करूंगा तो मैं वर्क पैकेज के लोएस्ट एलिमेंट को पकड़ के उसको ब्रेक डाउन करूंगा, और कोशिश, जब मैं का वर्ड यहाँ पे कर रहा हूँ कि जो टीम है वो करेगी, अगर टीम खुद है, अगर टीम नहीं है तो फिर वो लोग जो इस काम के बारे में जानते हैं वो ब्रेक डाउन करेंगे। तो मेरे पास एक एक्टिविटीज की लिस्ट आ जाएगी। शुरू में सिर्फ ब्लैंक लिस्ट होगी जिसमें सिर्फ उसके आईडी नंबर वगैरह होंगे, बट लेटर ऑन उस एक्टिविटीज की डिटेल भी हम ऐड करेंगे। और दूसरा मेरे पास माइलस्टोन की एक लिस्ट आ जाएगी। माइलस्टोन मैं खुद भी ऐड कर सकता हूँ, माइलस्टोन मैनेजमेंट भी कह सकती है, माइलस्टोन कस्टमर भी कह सकता है, उसकी तरफ से भी आ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज मुझे बताएं, इज इट पॉसिबल कि मैं एक्टिविटी लिस्ट बनाऊं और उसकी डिटेल्स मुझे अवेलेबल हो जाए जल्दी से? इज इट पॉसिबल? जाग आई जाए? डोंट थिंक। यू डोंट थिंक? अच्छा, समटाइम्स होता ही है, समटाइम्स ये होता है कि जो रोलिंग वेव प्लानिंग के तहत हम कुछ हिस्से, आपको याद है मैंने कहा था कुछ चीजें हम प्लानिंग पैकेज में छोड़ देते हैं, करेक्ट? वो प्लानिंग जी। पैकेज जब सिर्फ अकेला प्लानिंग पैकेज, हम उसको ब्रेक डाउन, जैसे हमें इन्फॉर्मेशन आई हमने कहा यार ये वर्क पैकेज बनेगा इसका, तो जैसे ही वो वर्क पैकेज बनता है मैं उसकी एक्टिविटीज बनाता हूँ, तो उस वक्त तक बाकी सारी एक्टिविटीज का सीक्वेंस हुआ होता है, बाकी सारी चीजों का एस्टिमेट हुए होते हैं, और ब्रॉडर टर्म्स में इसके भी एस्टिमेट ओवरऑल कॉस्ट वगैरह हुई होती है। तो इमीडिएटली हम, मतलब इमीडिएटली से मुराद ये नहीं कि जैसे एक्टिविटी लिखी उस वक्त, बट बहुत जल्द ही मेरे पास कॉस्ट एस्टिमेट भी आ सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक दो वर्क पैकेजेस की चीजें ऐड करनी है। शुरू में जाहिर है आपके बहुत ज्यादा इफ एंड बट्स होते हैं, और इट्स अ आइटरेटिव प्रोसेस। आपको याद होगा रिस्क ऐड होता है, फिर आप चीजों को, एक्टिविटी को आगे पीछे करते हो, आगे पीछे करने से आपका पूरा मैप हिल जाता है। जो मैप का मतलब वो जो नेटवर्क डायग्राम है वो आगे पीछे हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट के ऊपर सोचें आपके ऑलमोस्ट 100
प्लस एक्टिविटीज हैं लेट्स से, और आपने बड़े मेहनत से एक प्लान बनाया, ये एक्टिविटी इसके बाद होगी, ये एक्टिविटी इससे यहाँ पे ख़त्म होगी, उसके बाद हमने एक एक्टिविटी है वो तकरीबन हाफ एक्टिविटी ख़त्म होगी तो ये शुरू करेंगे, ये शुरू करेंगे, उसके बाद ये एक्टिविटी इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, इस तरह 100 एक्टिविटीज़ बनी हुई है। और आपको एक चीज़, एक रिस्क कोई बताता है कि यार ये वाली एक्टिविटी जो है ना, ये हो सकता है लेट हो। अब इस एक्टिविटी से आगे 5 एक्टिविटीज़ शुरू होनी है। अब ये एक्टिविटी अगर लेट होती है तो अगली 5 की 5 इफेक्ट होने जा रही है। अब ये वो एक ऐसी अनसर्टेनिटी है अजीब सी, जिसके बारे में इट मे इफेक्ट माय होल प्लान। ठीक है, फिर मुझे कुछ चीजें आगे मूव करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें पीछे, और डिपेंडेंसीज होती हैं एक दूसरे के समान चीजें। एक चीज आप हिलाते हो तो सब कुछ हिल जाता है। बट जब आपकी ये सारी चीजें फाइनल हो जाती है तो फिर एक आधा वर्क पैकेज ऐड करना, उसको एडजस्ट करना, वो जनरली अकोमोडेट हो जाता है, तो दैट वुड बी अ क्विकर प्रोसेस। मेरा ये सवाल पूछने का मकसद, मतलब यहाँ पे मकसद ये था कि आपके जहन में हर वक्त रहना चाहिए कि क्या हम फर्स्ट टाइम प्लान करते हुए ये प्रोसेस जिक्र कर रहे हैं, या हम 6 महीने हो गया प्रोजेक्ट को और आइटरेटिव वे में उस प्रोजेक्ट को जिक्र करें। ये आपने लाजमी हर प्रोसेस को इस तरह देखना है। समटाइम्स फर्स्ट टाइम प्लान कर रहे होते हैं, और समटाइम्स ये होता है कि बाद में आप पलट के इस तरफ आते हो, प्लानिंग के अंदर आते हो, और उस वक्त तक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिंग में जा रहा होता है और मे भी कुछ इससे क्लोज भी हो चुके हो। एनीवेज, जब मेरे पास एक्टिविटीज आ जाती हैं तो फिर मैं उन एक्टिविटीज को सीक्वेंस करता हूँ। सीक्वेंस करने का मतलब क्या है? सीक्वेंस करने का मतलब ये है कि हम डिपेंडेंसीज डिटरमाइन करते हैं कि एक्टिविटी ए और बी के दरमियान क्या डिपेंडेंसी है। दैट मीन्स इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये दोनों एक्टिविटीज ऐसी नेचर की हों कि जब तक ए खत्म ना हो उस वक्त तक बी स्टार्ट ना हो सके। मे बी एक और चीज हो सकती है कि यार ए और बी को इकट्ठा स्टार्ट होना लाजमी है, ये भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि यार आप मिड वे में कहीं बी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये डिपेंडेंसी कैसे होंगी? समटाइम्स ये डिपेंडेंसीज हमें हमारे ऊपर नाफिज कर दी जाती हैं, इम्पोज कर दी जाती हैं फ्रॉम द कस्टमर। जैसे अभी वो मैंने प्लाजा वाली एग्जांपल दी। समटाइम्स नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है? नेचर ऑफ वर्क का क्या मुराद है? लाइक इज इट पॉसिबल कि मैं नीचे अभी कॉलम खड़े ना करूं, पिलर खड़े ना करूं और ऊपर स्लैब डाल दूं? नहीं, ऑब्वियसली दैट इज नॉट पॉसिबल। जब तक कि ये नीचे वाली चीजें नहीं बनेगी मैं ऊपर लेंटर नहीं डाल सकता। सो ये बाय वर्च्यू ऑफ और बाय द नेचर ऑफ दिस जॉब और दिस वर्क, ये लाजमी है कि पहले पिलर होंगे फिर स्लैब आएगा। ठीक है। सो ये जो चीजें हैं, इस तरह की डिपेंडेंसीज का मकसद, गवर्न करने का मकसद ये होता है कि हम एक्टिविटीज को सीक्वेंस में ला सके कि कौन सी एक्टिविटी कैसे हो, पहले होगी, कौन सी बात होगी। तो आप ऑलमोस्ट आप सोचें कि मेरे पास कोई 25 की 50 के करीब वर्क पैकेजेस हैं, और हर वर्क पैकेज के अंदर कोई 10-10 या 20-20 एक्टिविटीज हैं, तो मेरे पास 500 एक्टिविटीज की एक कॉम्प्लेक्स ही नेटवर्क डायग्राम बन जाएगी। एनीवेज, फिर मैं क्या करूंगा, हर एक्टिविटी पर जो ड्यूरेशन कितना लगेगा वो एस्टिमेट करना चाहूंगा। लेकिन मैंने आपको बिल्कुल किसी पिछले लेक्चर में बताया था कि यार जब आप तीन तरह के आपने एस्टिमेट्स करने हैं। एक आपने एस्टिमेट करना है एक्टिविटी के ऊपर ड्यूरेशन, एक आपने एस्टिमेट करना है एक्टिविटी की कॉस्ट, और आगे नीचे ये जो रिसोर्स मैनेजमेंट वाला नॉलेज एरिया, वहां पे आप देखेंगे कि एक आपने एस्टिमेट करना है एक्टिविटी की रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट। ये तीनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, ये बड़े आराम से नहीं होंगी। लाइक अगर मैं ये कहूँ कि यार 3 रिसोर्सेज काम कर रही हैं तो फिर ड्यूरेशन एक्टिविटी का कुछ और होगा, कॉस्ट कुछ और होगी। लेकिन अगर 5 रिसोर्सेज करें तो शायद ड्यूरेशन कम हो जाए, कॉस्ट बढ़ जाए। अच्छा, इसी तरह 3 ही रिसोर्सेज रहे, लेकिन मैं कहूँ कि दे आर वेरी एक्सपीरियंस रिसोर्सेज, तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और ड्यूरेशन शायद कम हो जाए। अच्छा, मैं कहूँ कि यार ये 3 वो जो फिजिकल रिसोर्सेज है, ये ऑटोमेटेड मशीनरी, आप मैनुअल नहीं हो रहा, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या मशीनरी या कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, तो उससे भी एक्टिविटी का ड्यूरेशन तो शायद कम हो जाए लेकिन कॉस्ट शायद ऊपर चली जाए। सो ये भी हम आइटरेटिव वे में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके आप चेक करते हो कि यार हमारा ड्यूरेशन कितना आएगा। जब ये मेरे पास ड्यूरेशन आ जाता है तो फिर नाउ इज द टाइम कि मैं अपनी एक्टिविटी के ऊपर, अपनी एक्टिविटीज सॉरी इन एक्टिविटीज के ड्यूरेशन के साथ मिलके अपना एक प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन या प्रोजेक्ट का स्केड्यूल जो है वो देखूं। ऑब्वियसली इसमें मुझे ड्यूरेशन भी पता चल जाएगा। तो इससे मैं वो जो आपको मैंने एक दफ़ा क्रिटिकल पाथ वाली चीज़ बताई थी, आपको याद होगा कि मैंने एक जगह क्रिटिकल पाथ के बारे में आपको हिंट दिया था, वो हम इस स्टेज पे करेंगे। अच्छा, और यहाँ पे मेरे पास एक स्केड्यूल बेसलाइन आ जाएगी। अगेन मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो बेस लाइन्स है, मैं इसके बारे में डिटेल में आपको तब पढ़ाऊंगा जब हम कंट्रोल वाला
नॉलेज या कंट्रोल कॉस्ट वाला सॉरी प्रोसेस पढ़ेंगे। अच्छा, उस वक्त तक आपको कुछ बुनियादी चीजें मैं थोड़ी थोड़ी हिंट करता रहूंगा, लेकिन एक्चुअल में आप जो कंट्रोल करना है ना स्कोप को, इसको टाइम को, थ्रू परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन एंड कॉस्ट को, ये आपको मैं बताऊंगा कंट्रोल कॉस्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि उसमें कॉस्ट एलिमेंट थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंट है। एनीवेज, जब मेरे पास स्केड्यूल आ जाएगा तो फिर मैं कंट्रोल करूंगा अपने स्केड्यूल को, एंड अगेन एज जस्ट आई मेंशन कि ये इट विल बी लिंक्ड विद द कंट्रोल कॉस्ट एज वेल। सो ये है एक जर्नल ओवरव्यू, और मैंने काफी ज्यादा बातें डिटेल में भी बताई हैं, बट अब जो बातें मतलब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ वो मैं उससे आगे चलूंगा। अब बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, जो पहली बात है वो ये कि आपने ये माइंड में रखना है कि स्केड्यूल अगर अनरियलिस्टिक आया है, लाइक टॉप मैनेजमेंट ने आपको, आप ये एक्सक्यूज मुझे देना चाह रहे हैं, बात मैं काफी दफा कर चुका हूँ, ये फिर भी कर रहा हूँ कि अगर आप मुझे कोई ये कहे कि यार मैनेजमेंट ने मुझे कहा है कि आप इतने इतने टाइम में ये काम करें, दिस इज अनरियलिस्टिक स्केड्यूल, तो आपने बताना है कि दिस इज अनरियलिस्टिक, आपने इसको एक्सेप्ट नहीं करना। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो इट इज योर फॉल्ट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कि अनरियलिस्टिक स्केड्यूल को आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये दो जगहों पे हम ये काम चेक करते हैं, वो दो जगहें कौन सी हैं? एक जगह है जब मैं इनिशिएटिंग के अंदर, आपको याद होगा कि मैंने कहा था एक हाई लेवल फिजिबिलिटी चेक करता है वो, अगर आपको इनिशिएटिंग के जो एक्शंस हमने पढ़े थे वहां पे आप देखिएगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर जब प्रोजेक्ट इनिशिएट हो जाता है उसे प्रोजेक्ट हवाले किया जाता है और उसे बताया जाता है कि भाई इन कंस्ट्रेंट्स के अंदर आपने रह के प्रोजेक्ट करना है, हाई लेवल कंस्ट्रेंट्स अगेन। तो उस वक्त एक हाई लेवल वो फिजिबिलिटी चेक करता है कि यार इज इट पॉसिबल कि मैं ये पूरा प्रोजेक्ट इस टाइम और इस बजट के अंदर रह के कर सकूंगा। अगर नहीं तो वो उसी वक्त बोल पड़े। अदरवाइज जब वो प्लानिंग में आता है तो प्लानिंग में मैंने आपको कहा था कि फिर हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, डिटेल्ड एस्टिमेट लगाते हैं, और अब अगर जब आप ये स्केड्यूल बनाओगे तो अब अगर आपको लगता है कि यार टॉप मैनेजमेंट का वो जो रिक्वायरमेंट है, वो जो कंस्ट्रेंट है वो मीट नहीं हो सकता, अनरियलिस्टिक है, देन स्पीक अप। आपने उस प्रोजेक्ट को अनरियलिस्टिक स्केड्यूल को एक्सेप्ट नहीं करना, ये आपने याद रखना लाजमी, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप नोइंगली नोइंगली एक गलत काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, और वो काम ऐसा है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, आपकी अपनी रेप्यूट के लिए एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, दैट दैट कुड बी फैटल। अच्छा, अब मैं उसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैं अभी एक इररिस्पेक्टिव ऑफ योर पॉलिटिकल अटैचमेंट्स, अगर मैं आपको कहूँ बीआरटी, उस बीआरटी की जो टीम है वो जो मर्जी मुझे कह दे, जितनी जस्टिफिकेशंस मर्जी दे दे, जो पेशावर वाला मंसूबा है वो जितनी मर्जी जस्टिफिकेशन दे दे, वो लेबल जो उसके ऊपर चस्पा हो गया वो नहीं हटा सकता आपको। एम आई राइट? आप मतलब ये इस हद Yes. तक का आपका Yes. प्रोफेशनल इमेज डैमेज करती है ये चीज, क्या यू नो, आप फिर दोबारा खड़े नहीं हो सकते आइंदा। आप सोचें कि वो कंपनी किसी जगह बिड करे, अगर तो मैं पाकिस्तान में तो शायद इतना वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं है, बट अगर वो किसी जगह बिड करती है तो उसे शायद कोई बेस्ड ऑन द प्रीवियस रेप्यूट ऑफ दोस प्रोजेक्ट मैनेजर एंड टीम मेंबर्स कभी उसे कोई नया कॉन्ट्रैक्ट शायद ना मिले। सो ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल डैमेज करते हैं आप, प्रोजेक्ट को उससे करते हैं, क्लाइंट को डैमेज करते हैं। डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग लाइक दैट, एक बात। अच्छा, अब क्या ऐसा है कि आप जब ये लाइक आपने एक्टिविटीज बना ली, उन एक्टिविटीज को आप सीक्वेंस भी कर लिया, और सीक्वेंस करने के बाद आपने वो क्रिटिकल पाथ फाइंड किया, लेट्स से इस तरह की बेशुमार एक्टिविटीज हैं जो आपके प्रोजेक्ट पे चल रही हैं, और आपने कहा ये एक्टिविटी इसके बाद होगी, ये इसके बाद होगी, इसके बाद ये होगी, ये भी साथ होगी, साथ ये तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक ये भी खत्म ना हो जाए, ये भी खत्म ना हो जाए, एंड सो ऑन। इस तरह की बहुत सारी चीजें आपने की और 100 एक्टिविटीज के एक नेटवर्क डायग्राम बनाई, और अब आपने कहा कि जी मेरा ड्यूरेशन लेट्स से 7 या 435 डेज आ रहा है, लेट्स से इस तरह की कोई चीज है। अब मैनेजमेंट ने आपको कहा था कि यार इट शुड बी 400 डेज, मैनेजमेंट ने जो कंस्ट्रेंट दिया वो 400 डेज है। तो ऐसा नहीं है कि आप अभी जो है ना मैनेजमेंट के पास उठ के चले जाएंगे कि जी 400 डेज आपने कहा था, हमें 35 डेज है, ऐसा नहीं है। आप इस नॉलेज एरिया के अंदर कुछ टेक्निक सीखोगे, आप अपना बेस्ट तरीका वारदात, वो जो टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए यू वुड ट्राई कि हम किसी तरह इन 400 के अंदर आ जाएं विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन स्कोप, विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन विदाउट इंक्रीजिंग द कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट भी आपने बजट के अंदर रह के करना है, या विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी, सो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन अदर ऑब्जेक्टिव्स। इज इट पॉसिबल कि आप जो टेक्निक्स जिनको हम कुछ नाम देते हैं, फास्ट ट्रैकिंग का एक नाम है,
क्रशिंग क्रशिंग का नाम है, ठीक है, जिसको स्केड्यूल कंप्रेशन की टेक्निक्स हम कहते हैं, वो अगर आप कर लेते हो तो इज इट पॉसिबल कि आप अपनी एक्टिविटीज को किसी तरह जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो 400 पे ले आओ? अगर तो ऐसा है तो हम पहली कोशिश एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ये करेंगे। लेकिन अगर पूरी मैंने कोशिश करके देख ली, हर तरह से जो कुछ मैंने पढ़ा था, जो टेक्निक्स मैंने सीखी थी वो मैंने सारी कर ली, बट स्टिल आई एम अनएबल टू, मैक्सिमम लेट्स से मैं कहता हूँ मैं 420 डेज पे आ सका हूँ, बड़ी मुश्किल से। बट स्टिल ऑल्दो दिस इज अ रॉन्ग फिगर, बट स्टिल मेरे पास अभी भी 20 डेज का गैप है। तो मैं फिर मैनेजमेंट के पास जाऊंगा और मैं पूरा ये नेटवर्क डायग्राम, वो WPS वो उठा के सामने लाऊंगा कि सर ये हमने किया, ये तरीका भी देख लिया, इस एक्टिविटी को हमने यूं पैरेलल स्टार्ट करके भी देख लिया, लेकिन इसकी वजह से फलां चीज आगे चली जाती है, ये भी करके देख लिया है, ये भी करके देख लिया है, और ये 420 डेज बनते हैं, 400 किसी सूरत नहीं बनते। सो नाउ यू कैन यू रिलैक्स दिस थिंग और नॉट? अगर वो नहीं करते तो ऑब्वियसली आप कन्विंस करने की कोशिश करें, बट जनरली अगर आपका ये होमवर्क पूरा है, आप जबानी जबानी करके नहीं गए, आप ये पूरा होमवर्क, चार्ट्स, मैप्स, अपने सब कुछ ये नेटवर्क डायग्राम उठा के लेके गए हैं, WPS लगाया हुआ है, तो फिर ज़ाहिर मैनेजमेंट भी नहीं कह सकती यार यार इसको 3 दिन में कर लो। आप बताओगे कि नहीं सर हमने एक्टिविटी की रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट अगर ये करते हैं ना तो कॉस्ट ऊपर जाएगी, या फिर आप हमें कॉस्ट में एक्सक्यूज करें। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो आप अगर प्रॉपर वर्किंग के साथ जाते हो और जनरली मैनेजमेंट एंटरटेन करती है। हाँ, अगर आप भी वर्बली बातें करें, हमारे साथ प्रॉब्लम जो है आता है ना वो ज्यादा ही आता है कि हम होमवर्क किए बगैर, इस लेवल की प्रिपरेशन या इतनी डिटेल प्रिपरेशन किए बगैर मैनेजमेंट के पास जाते हैं, तो जाहिर है वो सुनते नहीं है, या फिर मैनेजमेंट समटाइम्स आपको वो टाइम ही नहीं देती इतना कि आप इतनी डिटेल में वर्किंग करो। बट फॉर योर एग्जाम you should be clear about this thing. Now let's start this thing formally. Most of the things मैंने cover कर दी already, and so I'll be very quick now. बहुत सारे पॉइंट्स बस मैं टिक करता जाऊंगा कि जी हमने ये कर लिया। सो जैसे मैंने कहा कि अनरियलिस्टिक स्केड्यूल प्रोजेक्ट मैनेजर का फॉल्ट है, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। दूसरा, प्रोजेक्ट मैनेजर की ये की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है कि जो भी डेट गिवन है उस डेट को मीट किया जाए, ये उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है, और ये सारा काम उसने प्लानिंग के अंदर करना है। जब एग्जीक्यूटिंग के स्टार्ट होने से पहले ये चीजें सोचनी है, ठीक है, बाद में कुछ नहीं हो सका। ऐसे अभी मैंने कहा कि अगर आपको ये कंप्रेसिंग के तरीके पता है और वो कंप्रेसिंग के तरीके अप्लाई करके भी अगर लेस से वो स्केड्यूल जो है वो गिवन के स्टेट में नहीं आता, तो फिर आप ऑब्वियसली अपना रियलिस्टिक स्केड्यूल जो है वही अटेन करोगे, मैनेजमेंट के कहोगे, रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे ये चीज इतने इतने टाइम में पॉसिबल है, इससे जल्दी नहीं हो सकता। अच्छा, स्केड्यूलिंग के लिए आपको जो स्केड्यूलिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई स्केड्यूलिंग का या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपको मैंने कल दिखाया था, आप अपनी स्टार्ट एंड एंड डेट उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, और वो आपको बड़ा अच्छा एक प्लान बना के दे सकता है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर अकेला इस्तेमाल करना विदाउट हैविंग अ बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ स्केड्यूल मैनेजमेंट इज नॉट दैट इफेक्टिव। ये ऐसे ही है कि मैं अकाउंटिंग का एक सॉफ्टवेयर यूज करूं और मैं उसमें बस अपने खर्चे एंट्रीज डालता जाऊंगा, मुझे पता नहीं है कि मेरा जो है ना वो क्या कहते हैं क्रेडिट कौन से होते हैं और मेरे डेट्स कौन से हैं और वगैरह वगैरह, मतलब ये मुझे अगर मुझे नहीं पता, तो फिर अकाउंट्स पे आखिर में से बटन दबाने से वो ये बैलेंस शीट तो आ जाएगी, लेकिन उस बैलेंस शीट को रीड कैसे करना है, उसके अंदर जो फिगर्स हैं, वैल्यूज हैं, वो क्या बता रही है, ये शायद मुझे कभी नहीं पता चलेगा। बिल्कुल उसी तरह ये जो स्केड्यूल है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर आपको हेल्प जरूर करता है, जैसे एक्सेल शीट आपको हेल्प करेगी बहुत सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस और उनको सॉल्व करने के लिए, बट आपको बैक एंड पे मैथमेटिक्स का पता होना चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू गेट बेनिफिट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। तो PMP एग्जाम आपसे एक्सपेक्ट ये करता है कि आपको नेटवर्क डायग्राम बनानी आनी चाहिए। तो और ये हमारे इस स्केड्यूलिंग नॉलेज एरिया का जो जो लेक्चर्स होंगे अगले 3-4, उनमें हम ये नेटवर्क डायग्राम बनाना सीखेंगे। अच्छा, मोस्ट ऑफ यू जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑलरेडी उस पर MS डिग्री कर चुके हैं, आप तो इसमें एक्सपर्ट हो गए, लेकिन हम एग्जाम के अंदर बड़े सिंपल सी नेटवर्क डायग्राम आती है और उसमें कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको सीखना है फॉर एग्जाम पर्पस। फॉर दोज जिन्होंने पहले नेटवर्क डायग्राम नहीं बनाई हुई, क्रिटिकल पाथ कैलकुलेशंस उनको नहीं आती, उनके लिए आई वुड रिक्वेस्ट के ठीक है, एक एक घंटे के अंदर मैं आपको एक लेक्चर के अंदर बड़ी डिटेल में समझा तो दूंगा, बट यू नीड टू प्रैक्टिस। 3 4 5 क्वेश्चन जो है ना आपको लाजमी प्रैक्टिस करने अपने तौर पे, और फिर ये करते रहिएगा वरना आप भूल जाएंगे।
ये आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने 1 साल इस नेटवर्क डायग्राम को प्रैक्टिस किया है। हर सेमेस्टर में मेरे ख्याल में हर सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन एक नेटवर्क डायग्राम का आता था। तो आप लोगों ने भी उसको इतनी प्रैक्टिस जो दूसरे हैं उन्होंने भी करनी है कि नेटवर्क डायग्राम पे आपकी ग्रिप आ जाए। इसके लाज़मी क्वेश्चन आते हैं। चाहे 1-2 ही आएँ बट आते लाज़मी हैं, ठीक है? सो ये आपको सीखना है, इंशाल्लाह हम सीखेंगे और जैसे मैंने कहा कि उसमें आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो रिक्वायर्ड है। सो वी हैव कवर्ड ऑल दिस थिंग कि प्लानिंग के अंदर ये 5 प्रोसेसेस हैं जो स्केड्यूल से रिलेटेड है और उसके बाद मेरे पास एक जो है वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग है जो कंट्रोल स्केड्यूल। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लान। प्लान के अंदर जनरली क्या होता है? ये चाहे मेरा कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान हो, चाहे मेरा स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान हो। इन दोनों के प्लान से थोड़े क्लोजली रिलेटेड है। मसलन क्या-क्या? नंबर 1, अब ये लास्ट मिनट है तो यहाँ पे क्लास खत्म हो रही है। चलें इसको मैं खत्म करता हूँ और हम ये प्लान की बातें अगले सेशन में शुरू शुरू करते हैं। तो आप काइंडली दोबारा जॉइन कर लें।